बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केटें और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। शेर अकायद में जगह जगह मवेशी मंडियाँ भी लग गईं, गंदगी के ढेर भी नज़र आ गए। सफाई सुथराई तो अभी होने को है ही नहीं, और बाहर मानसून की बारिशें भी शुरू होने जा रही हैं। ये देखना है कि बल्दियाती इदारे किस तरीके से काम करेंगे, जबकि मार्केटों के नाले भी खुले हुए हैं और वहाँ पर आने वाले ग्राहकों के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। 11 जून को वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया और बजट में छोटे बड़े ताजिरों को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया, बल्कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। और जहाँ तक की बात की जाए अद्वियात की, तो अद्वियात की कीमतों में तो 3 सालों से मज़ीद इजाफा हो रहा है और गरीब एक बार फिर पिसता हुआ चला जा रहा है। वफाकी और सिंध हुकूमत कहती है कि हमने गरीबों और छोटे बड़े ताजिरों को रिलीफ फराहम किया है, मगर ये रिलीफ किसको फराहम किया, इसी हवाले से आज हमारा प्रोग्राम भी होगा। और हमारे साथ स्टूडियो में दो बड़े बेहतरीन और जिसे कहना चाहिए कि सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने से पहले हम अपने दोनों मेहमानों का जो है वो तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार सैयद हारिस काज़मी साहब। हमारे साथ तो दूसरे मेहमान हैं तजज़ियाकार तारिक लोधी साहब। ये दोनों बिजनेसमैन भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं और बड़े गहरे तजज़िया करते हैं कारोबारी हवाले से। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सैयद हारिस काज़मी साहब से। काज़मी साहब, ये बताइएगा कि एक फार्मा इंडस्ट्रीज़ है और तकरीबन 18 माह कोरोना वायरस रहा, तो इस दौरान कितना नुकसान हुआ होगा और क्या क्या फ़वाइद आप लोगों को पहुँचे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से? फार्मा इंडस्ट्री के हवाले से अगर आप बात करते हैं अंसारी साहब, तो इसमें मेडिसिन इन्वॉल्व है और लोग ये समझते हैं कि अगर फार्मा इंडस्ट्री को इसमें कोरोना के अंदर कोई नुकसान पहुंचा तो मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि हमारा मुल्क एक यहाँ पे गुर्बत इंतहा को पहुंची हुई है। यहाँ हर दूसरा आदमी बीमार रहता है, उसको कोई ना कोई बीमारी होती है, तो ये कहना कि उसकी मेडिसिन नहीं बिक रही है, मैं इस चीज़ से तो एग्री नहीं करता। हाँ, फार्मा इंडस्ट्री को अपने मसाइल जो है हुकूमत के, जैसे टैक्सेस के, सेल्स टैक्स के और डिफरेंट मसाइल जो है, इंपोर्ट्स आती हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी कितनी लग रही है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी मेडिसिन नहीं बिक रही। आप किसी वक्त भी जाएं, आपको कोई भी तो मेडिकल बजट के दौरान जो बजट आया तो उसमें फिर फार्मा इंडस्ट्री को तो कोई ना कोई टैक्सेस का नुकसान अभी हो। बिल्कुल ये वो बजट है, बजट में आया और सब कुछ हो गया। फार्मा इंडस्ट्री को जो है 26G जो लगाई गई, उसके अंदर ख़ास तौर पे जो नुकसान ये हुआ कि एडवांस टैक्स लगा दिया आपने। मेडिसिन एक फार्मास्यूटिकल है, हम किसी को मेडिसिन बेच रहे हैं तो उसके साथ 0.1% लगाएंगे साहब, 0.1% एडवांस टैक्स पहले से शामिल हो गया। अब अगर वो फाइलर है, अगर फाइलर नहीं है तो 0.5% उसके ऊपर चार्ज होगा। तो ये अल्टीमेटली ये जाके किसको शिफ्ट होगा? कंज्यूमर पे। तो बोझ जाके किस पे पड़ा? वही गरीब आवाम पे। जब अल्टीमेटली तो वही कह रहा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर, आप डिस्ट्रीब्यूटर तो है। हर साहब कहा जा रहा है कि अद्वियात की कीमतों पर मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो एसोसिएशन तो ये कह रही है। एसोसिएशन सही कह रही थी कि इजाफा हो रहा था, लेकिन ड्रैप बनाया गया 2015 के अंदर। ये ड्रैप बिल्कुल इम्प्लीमेंट होने के बाद आ भी गया, उसका जो तमाम चीज़ें कवानीन मौजूद हैं और ड्रैप जो कीमतों भी कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि ड्रैप कीमतों को कंट्रोल नहीं करती। पहले जो ये हो रहा था, उससे पहले बहुत ज़्यादा कीमतों की, आपकी मर्ज़ी अपनी कंपनी के रेट चेंज कर दिए, मेरी मर्ज़ी अपनी कंपनी के रेट चेंज कर दिए। इंपोर्टर जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से करते थे। बहुत कम लोग, यहाँ पे रेयर केसेस हैं कि 0.1% जो लोगों ने बड़ी अरसे बाद अपनी जो है मेडिसिन की कीमतें बढ़ाई हैं, वरना लोग तो प्राइस मेडिसिन में भी लूटे जा रहे हैं। तो ये लूट मार पाकिस्तान में जिस तरह हर शोबे में चल रही है, वो फार्मास्यूटिकल में भी चल रही है। अच्छा तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। वफाकी और सिंध हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, कहते हैं हमने गरीबों को रिलीफ फराहम किया, तो आपका तजज़िया क्या कहता है? देखिए, कहाँ गरीबों को रिलीफ कहाँ पर इन्होंने दे दिया है, मुझे आप ये बताएं ना, कहाँ दिया है? अशिया खुर्दनोश की चीज़ें, कीमतें देख लें, आसमान को छू रही हैं। ठीक है, फिर कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में से चीज़ें गुम कर दी जाती हैं। एक माफिया जो है वो बैठा हुआ है, हर चीज़ का एक माफिया बैठा हुआ है, चाहे चीनी का माफिया हो या आटे का माफिया हो या दालों का माफिया हो या किसी भी घी तेल का माफिया हो। एक माफिया बैठा हुआ है हर जगह, अपना एक वो बना के बैठा हुआ है मकसद। कहाँ कहीं कोई नज़र आता है कहीं पर कोई जो है आटा वगैरह या चीनी जो है कोई सस्ती हुई हो या आवाम को कोई रिलीफ मिला हो? कहीं पर मैं वही हो रहा है कि मकसद बजट में बढ़ा दी गई चीज़ें, जो अपने यार दोस्त करीबी थे बैठे हुए, मकसद वो बेनिफिट ले गए और आवाम तो वो इसी तरह घूमती फिर रही है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुए जा रहा है मुसलसल। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सबसे पहले देखें, महंगाई की अगर खात्मे की हम बात करते हैं ना, सबसे पहले हमें कशकोल तोड़ना पड़ेगा।
हमें अपने वसाइल पर जो हमारे पास अपनी चीज़ें हैं हमें उन्हें पर इन्हिसार करना पड़ेगा, उनको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उनके ऊपर देखना पड़ेगा कि आखिर उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो कुदरती वसाइल हैं या मादनी चीज़ें हैं उनको हम कैसे बरूकार ला सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब उन चीज़ों के ऊपर तो सोच नहीं रहे हैं हम बैठ के। अब हम बैठ के इसी चीज़ में सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने मुझसे ज़्यादा खा लिया है, उसने वो चोर था मुझसे पहले आया हुआ था, भाई था ठीक है उसने कर लिया है, पर अगर मैंने कोई ऐसी बात करनी मैं अपनी परफॉर्मेंस शो करूँ ना। अगर मैंने किसी को डिफीट करना है मैं अपनी परफॉर्मेंस शो करूं, मैं चीज़ों को रियलिटी बेस लेकर आऊं, चीज़ों को देखूं, या सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले तक तो मैंने आवाम को रिलीफ दे दिया, पर ऑन ग्राउंड क्या रिलीफ मिला है आवाम को? आप मुझे बताएं, 2 बूंद बारिश हो जाती है यहाँ पर तो हालत क्या हो जाती है? सही है जनाब, आवाम के पास खाने पीने के मकसद, ऊपर से आपने लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पर, मुआशी तौर पर कितना मकसद, एक लोग फारिग हो गए नौकरियों से, उनके लिए आपने क्या किया? आपने राशन दे दिया कुछ बैठ के कुछ घरानों के, उससे राशन को किसी चीज़ का हल नहीं है। अच्छा हारिस साहब, ये तारिक साहब तो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं कि महंगाई के हवाले से। नहीं, महंगाई के हवाले से जो बात करते हैं ना, मवेशी मंडियाँ लग गई हैं, हाँ। मानसून की बारिशें भी शुरू होने जा रही है और मौसम याद तो ऐलान कर चुकी है। अगर बारिश हो जाती है और मवेशी मंडी है तो शहर भर में क्या हाल होगा? ये जिम्मेदारी किस पर होगी, बल्दियाती इदारों पर या एडमिनिस्ट्रेटर? आप सिंपल सी बात देखें कि हम रह रहे हैं सिंध में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिंध की है, पंजाब में है तो पंजाब की जिम्मेदारी वहाँ के पंजाब गवर्नमेंट की है, लेकिन हम बदकिस्मती ये कि हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ बातें यहाँ पे बनाने के अलावा आज तक कोई काम नहीं हुआ है। इनका सारा का सारा हर वक्त फोकस रहता है कि हर वक्त ये फोकस रहता है, सुन तो ले, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाल साहब सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, कुछ सड़कें बनाई हैं, नालों की सफाई हो रही है, तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। 6 नाले साफ करके कहते हैं कि हम कर रहे हैं, उधर से वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं वज़ीर बल्दियात जो यहाँ नासिर शाह साहब हैं कि ये ठीक है कि वफाकी हुकूमत नाले साफ कर रही है, खुद ही एक्सेप्ट किया उन्होंने, परसों की बात बता रहा हूँ। मगर आप तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है ना? नहीं, ये कुछ बड़े नाले जो है वो वफाक की जिम्मेदारी है, वो अपने कर रही है। इन्होंने 6 करके इसमें जो है बहती गंगा में हाथ धोने की इन्होंने भी कोशिश करी, जब बहती गंगा में हाथ धो लिए तो फिर अपने कॉलर खड़े करके घूम रहे हैं। जो रिजल्ट आता है आज, अब बताइए बारिश अभी कितनी सी हुई है, जब आप मेट्रोपोल के पास से आज आते सदर से, अगर कोई जो बंदा आ रहा है टावर से आता हुआ मेट्रोपोल पे वैसे ही पानी खड़ा हुआ था, उधर थोड़ा सा उससे आ गया है आयशा भवानी पे वैसे ही पानी खड़ा हुआ था। तो आप कराची को कुछ बनाएं खुदा के लिए। कराची का आपने एजुकेशन भी ख़त्म कर दी, कराची के आपने सिस्टम सर्विस सिस्टम ख़त्म कर दिए, कराची में पानी ही नहीं है, लोगों के पास टैंकर माफिया आपका इतना बड़ा हुआ है। बजट के अंदर सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्याती कामों के लिए ठीक ठाक बजट रखा है, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो बजट रखना और बात है, रखा मेरे पास ये रखा हुआ है, ये रखा ना इतना महंगा, मैंने उठा के साहब ये फ़ोन मोबाइल फ़ोन रख दिया, ये मोबाइल फ़ोन इसको उठा के मैं अपनी फैमिली को या अपने नीचे वालों को पास ऑन कब करूँगा? मैं पास ऑन मैंने दिखा दिया कि रखा हुआ है। अब उसके बाद वो मैंने और आपने मिलकर इन्होंने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और कागजात के अंदर क्या होता है वो हम सब जानते हैं। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि कराची की छोटी बड़ी मार्केटें हैं और सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने एक ऐलान किया वैक्सीन के हवाले से कि जो भी शख्स वैक्सीन लगाएगा तो वो अपना कारोबार करेगा, या उनके मुलाजिम है उनको वैक्सीन नहीं लगेगी तो वो दुकान में दाखिल नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा हुकूमतें गलती होती हैं, ये कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सही हो तो उस बंदा सही बात को फिर माने भी। ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोविड-19 को टैकल डाउन किया, इसका एतराफ़ पूरी दुनिया ने किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो उस लॉकडाउन को अनलॉक कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू, एक वो भी एक अच्छी बात है और वैक्सीन लगवानी चाहिए। देखें, इससे प्रोटेक्शन ही है, हमारी मेरी प्रोटेक्शन है, और एज ए नेशन, एक ज़िम्मेदार शहरी के मकसद वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वैक्सीन लगवाऊं। मैं उससे खुद सेफ तो हो रहा हूं, पर मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी सेफ कर रहा हूं। वैक्सीन लगनी चाहिए, लगवानी चाहिए ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वफाक में लग रही हो या सिंध गवर्नमेंट में लग रही हो, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी वैक्सीन है उस पर लोग थोड़ा सा कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी वैक्सीन है, कुछ लगाते हुए घबरा रहे हैं, तो उसके मुताबिक कुछ कहेंगे? देखिए, वो बात तो वही है कि अगर कोई चीज़ बाहर से आती है ना, हम उसको ऐसी भी चीज़ों के हम कहेंगे यार वाह 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 बहुत एक्सपोर्ट है। अब हमारे मुल्क ने बनाई है तो अब हम उसको लगवा ही नहीं रहे। क्यों नहीं लगा? क्यों, क्या मकसद? भाई पाकिस्तान एक भाई उस पे भी एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें भी रिसर्च हुई होगी, हमारे पास अच्छे दिमाग हैं, अच्छे साइंटिस्ट मौजूद हैं। एक चीज़ अगर बनी है तो ऐसे तो नहीं बना ली होगी उन्होंने, एक और उसके अलावा जो है बाद ही उन्होंने बनाई। उसके अलावा भाई वैक्सीन के अंदर कौन हेल्प कर रहा है? चाइना ही हेल्प कर रहा है चाइना की मदद से जो सिंगल शॉट जो बनाया है, चाइना ने हेल्प किया। हाँ, हमारे साहब ये बात करते हैं कि वो तो खैर वैक्सीन की बात हो रही है। ये बताइए कि महंगाई
पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नहीं, मुसलसल इजाफा नहीं, अगर हम देखें तो पिछले 4 महीने इजाफा नहीं भी हुआ, बिल्कुल रुके रखा। अब अगर वो इजाफा एक मरतबा 2 रुपये हुआ तो हम फिर उछलने लग गए, लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पे इजाफा मुस्तकिल हो रहा है। हम लोग अपने मुल्क को सिर्फ देखते हैं, लेकिन कौन सा दौर ऐसा है जब हम छोटे थे, जब भी हमारे वालिदैन ये बात कहते थे यार महंगाई हो रही है, चाहे वो 50 पैसे पड़ते थे, जब भी यार बहुत महंगाई है। महंगाई तो दुनिया के रेशनल के हिसाब से चल रही है। रेशो अगर आप देखें, आप दूसरे ममालिक में जाके देखें तो आप अपने मुल्क को यकीन करें, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमें जन्नत में भेजा हुआ है। अभी भी यहाँ सियासत नहीं अगर वो जो उठाई जाए और सियासी तौर पे बातें नहीं करी जाएँ तो हमारा मुल्क दुनिया के अंदर बहुत यकीनी तौर पे हमारे लिए जन्नत की हैसियत रखता है। भरा पड़ा है जी मादी अच्छा, वसाइल से, हमारे आप पास तमाम इसलिए चीजें हैं, आप कर या- सकते अभी हैं। भी कराची के अंदर बिल्कुल। 60 रुपए में भी लोग खाना खा रहे हैं, 60 रुपए में खाना खा रहे हैं। और महंगाई का रोने वालों से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि जितने रेस्टोरेंट है ये आप जाएं, राशिद मिनास रोड से चलें आप और शनवारी गुजरते हुए डालमिया रोड से जाएं, सब तरफ शनवारी भरे हुए हैं। और कौन से शनवारी ऐसा है जिसपे सर आपको नजर नहीं आ रहे, भरे हुए हैं सर, और हज़ारों में बिल आता है। और लोग कहते हैं कि साहब महंगाई है। अगर महंगाई है तो भाई वो कैसे चल रहे हैं रेस्टोरेंट, लाखों की सेल होती है। वो कोरोना के अंदर भी वो लोग भत्ते भी देते हैं तो लाखों को देते हैं, चल रही है। पैसे वालों के लिए महंगाई पैसे नहीं है। आम गरीब बंदे बैठे आम हुए हैं। आदमी वो शर्मानी पे क्यों जाएगा? यार बहुत आप जाएं देखें जरा जाके, वहाँ पे वही गरीब आदमी बैठा होगा। ये बच्चे वो हैं जो दोस्तों के साथ मिलकर गैदरिंग करने आते हैं और हर जगह खा रहे हैं। घर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें भूख नहीं लग रही। माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चे की भूख मिट गई है। ये नहीं मालूम बच्चा जो खर्चा ले रहा है वो बच्चे कहाँ खर्च कर रहे हैं। और कोई रेस्टोरेंट ऐसे नहीं चलते। मेरी दुकान अगर नहीं चलेगी, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरी कोई अगर प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मैं क्यों चलाऊंगा, मैं बंद करके बैठ जाऊंगा। ये अच्छा, सब चीज़ें चल रही हैं। महंगाई एक बिल्कुल उसका रेशो अलग है, और लेकिन लोगों का रोना महंगाई से ज़्यादा अलग है। अच्छा तारिक साहब, तकरीबन 18 माह 11 यानी कि 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगाया गया था और तकरीबन 18 माह या 19 माह के दौरान हो गया है। तो आप समझते हो कि इस दौरान कितना नुकसान हुआ होगा इस शहर कायद में, तजारती मराकज़ हों या किसी भी शोबे से वाबस्ता हों, कितना एक अंदाज़ा? देखिए, अंदाज़ा तो लगाना तो एक मकसद नामुमकिन बात है, मगर एक बिलियंस ऑफ तजज़ियाकार डॉलर्स की आप हैसियत कह से रहे हैं कि बहुत ही वसी पैमाने पर एक जो है नुकसान हुआ, ठीक है। और कुछ दोस्त ममालिक ने मदद भी की और उस नुकसान का अजाला भी कई हद तक हुकूमतों ने करने की कोशिश की, चाहे फिर सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। हाँ। जो काम उन्होंने किया वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद होनी बिल्कुल। चाहिए हुकूमतों नहीं, के वो ऊपर। तो हुकूमत हो, बिल्कुल वाकई हम तो ये उन्होंने पूछते किया, हैं कि ये हमारे उसके शहर तो- में जो अब लॉकडाउन के कराची दौरान का- छोटे बड़े ताजिरों को जहाँ तक- तकरीबन कितना नुकसान हुआ? अब यहाँ ताजरों को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, आप मुझे बताएं। तो बंद ही रहे ना। बंद ही रहे ना, ताजिर खुले कहाँ? ताजिरों आप ने तो सबसे मार्केटों में ज्यादा आके मसाइल पेश किए, सिर्फ टैक्स ही देते रहे वो वहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक समझ मार्केट रहे हैं? और देखें, तो दूसरी कुछ नहीं मार्केट सब रहा, बंद बाकी रही। सब बंद पड़ा रहा। लोग बेरोजगार हो गए। जो लोग डेली वेजेस पे वहाँ काम कर रहे थे उनके तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। दुकानें किराए पे ले रखी हैं, उनके किराया देने का पैसे नहीं थे यहाँ पर। ताजिर क्यों सोचिए शोर किस करते तरीके रहे? से मकसद ताजिरों ने किस तरीके से मकसद इन हालात से निपटे हैं, वो तो उनका दिल जानता है और अल्लाह जानता है। हाजी साहब, आपका तो ताल्लुक है फार्मा इंडस्ट्री से, तो इस 18 माह के दौरान फार्मा इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा और ये कितना फ़वाइद पहुंचा है? नहीं, मैं नुकसान की तरफ फिर मैं ये कहूँगा फार्मा इंडस्ट्री को नहीं जाऊँगा। मैं इनको जिस तरह रीगल है, आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, वो बुल्टन मार्केट कराची की मशहूर है, वहाँ पे मार्केट्स है, जितनी जोड़िया बाज़ार ये शॉप्स बंद रहती हैं, वो लोगों को नुकसान पहुँचता है। उनके पास माल भरा रहता है, उनके पास लोग काम करने आते हैं, आम आदमी बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे या महीने की तनख्वाह के ऊपर उनको तनख्वाहें दी जाती। आप यकीन करेंगे प्राइवेट स्कूलों ने, स्कूल भी बनते हैं ना, सारे स्कूल बंद रहे, उस पर नुकसान स्कूल वालों का नहीं हुआ। उन्होंने सब बच्चों से सारी की सारी फीस वसूल की है। सारी फीसें नुकसान वसूल किसका की है हुआ है? उन्होंने। वो जो टीचर पढ़ाते थे वहाँ पे, नुकसान टीचरों का हुआ है, टीचरों काम का। करने वालों का है। इसी तरह जितने कारखाने यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर, कारखानेदार को जो है मालिकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने चाहे वो 100 की जगह 50 लोग आके काम करते रहे, वो अपना काम करता रहा, उसकी प्रोडक्ट जाती रही। वरना अगर प्रोडक्ट बाहर नहीं जाती तो हमारी बरामदात कैसे बढ़ती? बरामदात बढ़ी नहीं बढ़ी आपकी, कैसे बढ़ी एक बरामदात? ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
पे जाने से पहले हमारी हारिस काज़मी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और महंगाई के हवाले से बातचीत हो रही थी, मगर इनका कहना है कि मुख्तलिफ इशारा से निकले जहाँ रेस्टोरेंट बने और वहाँ पर आवाम का एक हजूम है तो गुर्बत नज़र नहीं आ रही, जबकि वो तो पैसे वालों का काम है बड़े बड़े अच्छे खाना खाना। गरीब आदमी इतने बड़े रेस्टोरेंट पे जाकर नहीं खा सकता क्योंकि उसको अपने घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो रेस्टोरेंट का कैसे रुक करेगा। अच्छा ये बताइए कि हारिस साहब, बात बार बार ये होती है कराची शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट देता है हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भी और सिंध हुकूमत को, तो यहाँ की सड़कें टूट टूट कर मार्केटों में बुरा हाल है, तो आप क्या कहोगे? ये आपकी उसी बात का जवाब है कि आप कहते हैं कि सिंध हुकूमत कहती है कि हमने इतने बजट में फैसला जो है वो बजट में अमाउंट रख दिया, तो वो अमाउंट कहाँ गया? अगर वो अमाउंट खर्च होता तो हमारी सड़कों में नज़र आता, हमारे सेवरेज सिस्टम में नज़र आता, इवन कि हमारे घरों में तो पानी भी नहीं है। हम बचपन में अगर आप देखते तो हमारी गलियों में जो है नल लगे होते थे, नलों में पानी आता था और सब लोग घरों में पानी भरते थे। आज टैंकर माफिया का राज है, तो आखिर वो टैंकर माफिया भी तो कहीं से पानी ले रहा है, उसको पानी मिल रहा है जो पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है। हम उस तक जाते ही नहीं, आज तक किसी ने उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं करी, इसलिए नहीं जाते, करने वाले भी हम खुद ही होते हैं, तो हम उधर नहीं जाते। अब बाकी बात दूसरी चीज़ों की है, वो आपके सामने है। जो कराची का बुरा हाल इससे पहले नहीं हुआ, कचरे की ढेर हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कचरे नहीं हो, आप कहीं से गुजर जाएं। कराची जो दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर होना चाहिए था, इस वक्त कराची वो नापसंद शहरों में शामिल होने लग गया है। अभी 3 से 4थे नंबर पर आ गया है कि कराची पे लोग जाना पसंद नहीं कर रहे। जहाँ पे विजिटर्स आते थे और बड़ी जो है कराची की रौनकें दोबारा थी, रात को बरक़ी कुमकुमों से जगमगाती रोशनियों का शहर कहलाता था कराची, आज जो कराची को उन्होंने गंदगी के ढेरों का शहर बना के रख दिया है। तो ऐसी हुकूमत को हम क्या कहेंगे साहब? अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा कि इतना टैक्स देते हैं और फिर हमें कोई भी रिलीफ फराहम नहीं हो रहा, तो महंगाई पे कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्या वजह है कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो पा रहे? हाँ देखिए, महंगाई पे कंट्रोल इस तरह होगा कि हमें स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाना होगा। जो लोगों को हम पहले ही देख चुके हैं, फिर उन्हीं को उठा के वही चेहरे बार बार चेंज होते हुए आ रहे हैं। फिर किसी को एक आ गए फाइनेंस मिनिस्टर पहले आ गए कि हाँ भाई इनको हटा के हम उनको लेके आ रहे हैं, फिर स्टेट बैंक का गवर्नर हमने चेंज कर दिया, फिर देखा कि फिर दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर आ गए जो पहले 8 साल रह के गए, उन्होंने पहले जितना तीर मार लिया वो आवाम ने भी देख लिया, सब ने देख लिया, फिर आके फिर आपने उन्हीं को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया कि भाई अब आके जो है मुल्क के जो हालात है वो ठीक कर देंगे बिल्कुल। तो हमें सोचना चाहिए, नए लोगों को लेकर आए सामने। जहाँ तक रही कराची की बात कि कराची ने इतना रेवेन्यू दिया है, ठीक है मानते हैं कराची ने रेवेन्यू दिया, पर कराची में किसी को बाहर से कोई इलेक्ट होके तो नहीं आया, कराची के लोग इलेक्ट हुए। दरअसल लोगों में शऊर की बात होनी चाहिए कि भाई मैं जिसको वोट दे रहा हूँ, मैं अपने इलाके में अपने एमपीओ को वोट दे रहा हूँ, तो मैं मसाइल के हल के लिए भी एमपीओ के पास जाऊँ। अगर मेरी सड़क पे पानी भरा हुआ होगा तो मैं यहाँ पर वज़ीर आला को बुरा भला कह रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं वज़ीर आला को बुरा भला कह रहा हूँ, मैं उसके पास जाऊँ जिसको मैंने वोट दिया है कि भाई मेरे घर के आगे वो पानी जमा हुआ है, या मेरे पास साथ ये मसले मसाइल हैं, या मेरे बच्चों को स्कूल में जो है महंगी फ़ीस दी जा रही है। यू आर द एमपी है, मैंने आपको वोट दिया है कि आप जाके असेंबली में जाएँ और मेरी आवाज़ जाके उठाएँ असेंबली में। अब वही बंदा जाके असेंबली में जाके अब भूल जाता है, वो जाके एक मिनिस्टर के लिए अपनी तगोदों में लग जाता है, तो मेरे हल्के के मसाइल क्या हल करेगा? अच्छा आरिफ साहब बात करें, ये है कि बल्दियाती निज़ाम जो है तमाम मसाइल का हल है। आप बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करें, बल्दियाती निज़ाम को इंश्योर करें। अब बल्दियाती निज़ाम जब आने वाला होता है तो उससे पहले क्या हो जाता है कि भाई यहाँ मैंने ये देखना है तो पहले और ज़िले बनाना शुरू कर देना है, नई हल्का बंदियाँ शुरू होनी हैं। अब जिस शहर की आबादी अगर रेशो के मुताबिक देखें इतनी होनी चाहिए, मरदमशुमारी में जो पहले थी उससे भी कम दिखा दी गई। अच्छा आरिफ साहब आप ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत में 3 साल का अरसा होने जा रहा है, तो मौजूदा हुकूमत के अंदर जैसे कहते हैं कि हमने गरीब आवाम को रिलीफ दिया है, तो कौन सा रिलीफ दिया? आप ये तो बताएं कि मौजूदा हुकूमत जो है उन्हें गरीब को क्या रिलीफ दिया है? वफाक की हुकूमत की बात कर रहे हैं, वफाक सिंध को दोनों की, वफाक तो सिंध में पैसा आ रहा है ना, दोनों आ गए। तो आप मुझे बताएं कि मौजूदा हुकूमत ने आवाम को क्या रिलीफ दिया, क्योंकि टैक्स में तो कोई रिलीफ फराहम किया ही नहीं है। देखें आवाम को जो है किसी दौर में भी कभी रिलीफ, बेचारी आवाम उसे पिसने वाली आवाम होती है, आवाम पहले भी पिस रही थी, आवाम आज भी पिस रही है। आप जब तक अपने कर्ज़ों के बोझ से नहीं निकलेंगे, जब तक हम जो है कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हम इंडिविजुअली तौर पे अगर कर्ज़े फंसे होते हैं तो हमारी हालत बुरी होती है कि जो हम 100 रुपये कमाते हैं उसमें से 10 रुपये 20 रुपये टैक्स दे देते हैं तो बाकी बच्चों को चला सकते हैं। यही हाल हमारे मुल्क का है। तो वो बात ठीक है कि पीछे वाले लूट के गए, उन्होंने किया, लेकिन पीछे वालों को हमें छोड़ देना चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें पीछे छोड़ के अपना सिस्टम बनाना चाहिए और उस सिस्टम के तहत हमें चलना चाहिए। मौजूदा हुकूमत की भी देखे क्या है, मतलब नहीं, मैं इनसे भी मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि रिजल्ट सामने आ जाए। देखिए आदाद शुमार पे तो सब लोग बातें कर लेते हैं कि यार साहब मेरे जो अभी मैं देख रहा था कि जो है हमारे ज़खायर इतने हो गए, $25 अरब के ज़खायर हो गए। आप बताइए $25 अरब बहुत होते हैं,
लेकिन अगर 25 अरब डॉलर हो गए तो पाकिस्तान के 3700 अरब रुपए हो गए, वो 150 से भी लगा ले तो 3700 अरब रुपए गए, तो भाई आप उसमें से कर्ज उतारें। तो लेकिन हमें वहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंट्री तौर पे आप कह रहे हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत ने गरीबों को लॉलीपॉप देगी जो है तो पूरे हैं इनके काम। हाँ, लेकिन पर reality सिस्टम बना on देते ground इनके और पास वैसे कुछ भी नहीं और है। इसके अलावा जो है हम इतने हमारी जो है साख इतनी गिर चुकी दुनिया के अंदर वैसे भी जो है इतने सालों के अंदर कि अगर हम ये चाहने की कोशिश करें कि अगर एक इमारत जो है बनाते 20 साल के अंदर है 20 मंजिला इमारत और उसको हम 2 साल में सही करने की कोशिश करें तो ऐसा भी नहीं होता। मैं थोड़ी सी एक बात और कहूँगा, इस हुकूमत के साथ ये भले से इनके इरादे नेक हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एकदम जो फ्रिक्वेंट चेंजेस होती है ना मिनिस्ट्रीज में, इधर से उधर इधर, भाई आप एक को छोड़ो सही काम करने का, जब वो बंदा मिनिस्टर अभी समझेगा काम को और वो चीज पे जब जड़ जाने की कोशिश करेगा तो ऐसा मिनिस्टर लाने का फायदा क्या जो समझेगा, क्योंकि जब आपकी एक जो है ग्रेजुएशन कहा जाता है कि असेंबली है, उस असेंबली में बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे लोग गए तो उनको अभी समझने की जरूरत है। या तो मिनिस्ट्री ले जिस शोबे से उनका ताल्लुक ना, तो क्यों मिनिस्ट्री ले रहे हैं? क्या चीज? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड आपको करूंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात यह है कि अगर मेरे घर का टीवी खराब हो गया है, मैं जनरल आपको में, तो मैं फिर टीवी बनवाने के लिए टीवी वाले की दुकान पे जाऊंगा, मैं फ्रिज वाले के पास तो जाने से रहा। अब मसला यही है कि जो मुआशी तौर पे निज़ाम को खड़ा करना है तो वो पहले हमें पता तो वो कैसे खड़ा करना है। अब बात कर रहे हैं कर्जे की हज़ारों अरब डॉलर या पता नहीं जितना भी इनके ऊपर कर्जा है, ठीक है, सेकंडों में उतरता है। इनको पता ही नहीं है कि मुआशी निज़ाम है क्या, पहले तो इनसे तो ये पूछ लें। देखें जो हम जो अच्छा, मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं मतलब वो नाइल लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है। अगर होते तो देखिए सर इस वक्त कर्जा उतर चुका होता ना। अब जो मैं आपके पास 100 रुपए का नोट है मेरे पास, उस पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है कि उसके अगेंस्ट में मैंने इतना सोना, एक रसीद है, ये कागज का टुकड़ा, इस पर सीरियल नंबर है, इतने अगेंस्ट 100 रुपए का मैंने सोना रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास तो सोने के पहाड़ है, हमारे पास तो सोने के पहाड़ है। हुकूमत कह रही है कि मैशत में तरक्की हुई है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ क्या तरक्की हुई है? तरक्की ये हुई है कि गरीब जो है गरीब तर हुए जा रहा है। यहाँ पर खाने को उनको लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक आदमी जो 5000 का राशन डलवाता था पहले, वो 3 महीने पूरा महीना चलता था, अब वो 5000 का राशन एक हफ्ते नहीं चलता है। अभी आप इससे ये इन्होंने, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बाहर से पैसे मांगे जा रहे हैं, भाई आपके पास सोने के पहाड़ हैं, आपके अपने वसाइल हैं, उन पे फोकस करें, आप उधर लेके जाएं। बाहर की कंपनियों को लाके आप जो यहाँ पर कह रहे हैं कि ड्रिलिंग करें, ये करें, आपके अपने पास OGDCL है, आप उसको स्ट्रेंथन करें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना है, क्या तर्ज कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनसेट करने की कोशिश कर दोनों ने, गवर्नमेंट ने करी, दोनों एक दूसरे की टक्कर में चल रही है। हमारी जो है वफाकी हुकूमत और सिंध, इधर उन्होंने अगर 20% किसी को जो थोड़ी बजट के अंदर जो सैलरी बढ़ाई है वो 30% उन्होंने बढ़ा दी है, 30% बढ़ा दी है। लेकिन ये पैरालाइज वो नहीं करते रियलाइज कि भाई साल के अंदर महंगाई हुई कितनी है, रेशो जिस रेशो से बढ़ी है तो सैलरीज भी उस रेशो से या तो बढ़ाई जाएंगे ग्रेजुअली, जब लोग जाके वहाँ के वहाँ खड़े रहेंगे। इसकी वजह से हमारे लोग क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो गरीब या दरमियानी तबका के जो सैलरीज इस रेशो से नहीं बढ़ती जिस रेशो से महंगाई बढ़ती है। जब हम इस चीज़ को इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाता है माशियात के अंदर, इस लेवल पर जब नहीं लाएंगे तो हम ये कहानी हमारी होती जा रही है नीचे चले जा रही है। साहब 18 माह के दौरान छोटा ताजिर, अब मैं ताजिरों की बात कर रहा हूँ, कई ताजिर जो हैं वो कर्जे में मुब्तला हो चुके हैं, हुए होंगे बिल्कुल, कई उन्हें खुदकुशी की है। आप बात कर रहे हैं बाहर के कर्जे की, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हम बात करते हैं हमारे छोटा ताजिर जो खुदकुशी कर रहा है, उसके लिए क्या हुकूमत क्या कर रही है, क्या कर रही है मुझे बताएं। ये डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनको, FBR में, इधर GSTs में, उसमें डोर स्टेप पे फैसिलिटी मिल जाए। व्हेन आई एम, जब मैं सुबह घर से उठ रहा हूँ और डबल रोटी लेने जा रहा हूँ या अंडे लेने जा रहा हूँ, हर आदमी उस पर GST दे रहा है, ठीक है। मोबाइल का कार्ड डलवा रहा हूँ तो उस पर भी मैं GST दे रहा हूँ। जब मैं अपना टैक्स पूरा कर रहा हूँ तो मुझे तमाम फैसिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि मेरे डोर स्टेप पे मिलनी चाहिए। क्या स्टेट दे रही है? बिल्कुल हमारे स्टेट बिजली जो लोन्स वगैरह ऐसे नहीं, नौजवानों को कामयाब लोगों को मैंने देखा है लोन्स के लिए जो इन्होंने फंड मुख्तस किए हैं, तो उसमें जो लोग नौजवान गए, मेरे खुद ऑफिस के अपने मेरे सबॉर्डिनेट लड़कों को मैंने कहा देखो सैलरी में तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, आप लोगों को कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ेगा, आप लोग अप्लाई करो। उन्होंने अप्लाई किया। अच्छा, मैं सिर्फ ये जज करना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ ईमानदारी से भी कभी कोई काम हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो पर्ची, हमारे मुल्क में तो पर्ची सिस्टम चलता ही है। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट करी कि जो लड़के गए उनको जो है उस जो चीज़ उन्होंने बना के दी वहाँ पे फिजिबिलिटी के मुताबिक उनको लोन मिले। ऐसा है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये काम हो रहा है। और बगैर इसके, और अभी इसके अलावा अभी भी जो है आप जिसके पास अगर ज़मीन नहीं है तो ज़मीन की लोन मिल रहा है, और लोन कितने में मिल रहा है? 2% पे। आज तक ज़िंदगी में किसी को जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर 36% लेता था साल के,
अब इस वक्त 2% पे गवर्नमेंट लोन दे रही है कि आप अपना घर भी बना सकते हैं, उसमें बिजनेसमैन भी आके अपना काम कर, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए वही लोग फिर आ रहे हैं जिनके पास पैसा है। तो जो लोगों को एक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को चाहिए अपने कामयाब नौजवान प्रोग्राम की तरफ भी जाएं। इसी तरह जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, इसी तरह बहुत अच्छा पैसा है नौजवानों के लिए। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ज़रा से एक बार जाके आप उसको जाएं, वहाँ पे आप अप्लाई करें। आपके पास कोई पैसे, ये नहीं ज़रूरी कि आपको ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, उसी को पैसे मिल रहा है। हारिस साहब, हाउसिंग स्कीम तो ठीक है। हाँ। एक गरीब आदमी है, 15,000 रुपये की तनख्वाह है, जब 20,000 तो रुपये की भैया- तनख्वाह है तो वो बेचारा वहाँ तक, तो वो- क्या बैंक उसको लोन देगा? किसी गरीब को लोन देगा 20,000 वाले को? गरीब आदमी को दे रहा है, आप लोन दे भी देता है तो आप पूरे मुल्क को कारोबार तो नहीं आप करवा सारे सकते ना। कोई मुल्क को आप कारोबार नहीं, एम्प्लॉयमेंट आप अपने जनरेट लिए करने की करेंगे। एक्टिविटीज आपको करें। जो है आप समझ रहे हो कि ये आप लोन ले रहे हैं, बल्कि आपके साथ 2 आदमी और काम करेंगे, आप जाएं तो सही। यहाँ तो लोग हारिस साहब, आपने स्कीम की बात की है। गरीब आदमी एक 20,000 रुपये की तनख्वाह है, 15,000 की, वो बेचारा हाउस बिल्डिंग जाता है या किसी भी बैंक जाके उसको देखें, अपनी जमा कर, तो उसको लोन कैसे मिलेगा? वो वाला लोन नहीं मिलेगा। मैं क्यों नहीं कहूँगा। मिलेगा? गरीब आदमी इसलिए को आज मतलब- तक, इसलिए कि गरीब आदमी को आप- हक जीने इस का जो है, नहीं। उस आदमी को हाउस बिल्डिंग में जब लोन मिलेगा, अगर उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है मिनिमम, जो है यहाँ पे जो है रखा हुआ है रिक्वायरमेंट, 40,000 आपका पास अगर सैलरी है तो उसको बैंक लोन दे रहे हैं। 40,000 से नीचे वालों को लोन दे रहे हैं कि उनके पास मालूम है उनको आ ही नहीं सकते, एक्सपोजर नहीं बन रहा। तो हमारे साथ एक तो प्रॉब्लम इसका ये है, मतलब सुन तो ये- ले, हाँ जी, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम खुद इंडिविजुअली तौर पे जो है कुछ आगे बढ़ने के बजाय हम लोग खुद भी तो कुछ तो काम इसका करने चाह मतलब रहे ये हैं। हुआ कि अगर हमने अगर मजदूर- अपने हारिस साहब, इसका मतलब ये हुआ कि गरीब आदमी को जीने का हक नहीं है। जीने का हक उसको है, लेकिन जीने कैसे का हक है? लड़के ही थोड़ी कि सिर्फ चीखता रहो, तो मैं बेचारा जीने का किससे हक है। लड़ेगा? नहीं, आप जाएं, अपने एफर्ट दिखाएं। काम करते हुए तो यहाँ पे लोग वो हो रहे हैं। यहाँ से कराची के अंदर बाहर से पठान आके तो ठेले लगा रहा है, हर चीज कर रहा है, सारे पूरा पठान यहाँ भरा। सपोज बाहर से आ रहे, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हमारे लोग यहाँ भी पे मेहनत कर रहे कराची वाले, हैं, हमारे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, कितनी पढ़े मेहनत लिखे की लोग जाती है? हैं। ये बात मैं ठीक है, आपको आप- मेहनत में मैं असमत थोड़ा है। सा इसमें ऐड करता चलूं हाँ। कि देखें, ये सबका मुल्क है, अगर कोई आदमी यहाँ बिल्कुल। मेहनत कर रहा है तो उसका हक है। मैंने कहा ना पर अब ये- मसला ये है कि अब जब मैंने एक वोट दे दिया, अब मैंने जब वोट दे दिया तो मैं अपने बच्चों के लिए नौकरी जाके उनका पेट पालूं, या मैं अब ये मसाइल भी हल करता फिरूं? जब मैंने वोट दे के एक बंदे को भेज दिया असेंबली में कि भाई आप एमपी हैं या आप नेशनल असेंबली में एमएनए बन गए, मेहरबानी करके जाएं, मेरे इश्यूज को वहाँ डिस्कस करें, अब ये उनकी जिम्मेदारी बन गई ना। अब मैं अब वोट भी दे दूं उनको, असेंबली एक में हल्के पहुंचाऊं, के अंदर- और फिर मैं जाके मैं जो है बताऊं, मसाइल भी एक खुद हल्के हल के करता वोट फिरूं, लेने वाला उसके 1.5 लिए लाख आवाज वोट भी लेता मैं है। खुद उठाता फिरूं, ये तो ज्यादती है। 1.5 लाख 1.5 लाख वोट देता ये है ज्यादती आदमी, है। एक हल्के के अंदर नॉर्मली। तो क्या वो 1.5 लाख नौकरी दे देगा सबको? कोई नहीं दे सकता। चले हमें ब्रेक बैक एंड फिगर में बात करनी चाहिए। ब्रेक अच्छा के लिए प्लान कहा दे जा रहा है, सकता है, आते हैं छोटे समझा से ब्रेक की सकता है। तरफ, और ब्रेक के वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सैयद हारिस काज़मी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और तारिक साहब भी बड़े जोश के अंदर मुख्तलिफ जवाबात दे रहे हैं और ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम बात करेंगे अब एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि ऑनलाइन तालीम ने हमारे बच्चों को क्या दिया। हारिस साहब, आपने देखा कि 18 माह के दौरान मुख्तलिफ मौके पर स्कूल बंद रहे, एजुकेशन और तबाह स्कूल हो बंद गई। रहने के बाद ऑनलाइन तालीम का सिलसिला चला। आप एक तज्ज़ियाकार हैं, तो क्या समझते हैं कि इन बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा? नहीं, ये तालीम हमारी डैमेज हो गई। मैं समझता हूँ आपने अपनी जनरेशन तबाह कर दी। इस तरह से जो ऑनलाइन तालीम के ज़रिए जनरेशन तबाह हुई है, वो हमारी ऑनलाइन तालीम नहीं है कि जो खुशी तौर पे ली जाती। चलो बाहर ममालिक में लोग बैठे होते हैं, आप अपने ही मुल्क में बैठ के, अपने शहर में, अपने ही इलाके में बैठ के आप बैठे ऑनलाइन तालीम ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, किताबें घर में खुली हुई हैं। इस तरह से काम नहीं चलता। वो पढ़ाना, जो स्कूल में जाना रेगुलर, वो अलग चीज़ है। आपको दुनिया के साथ चलना Physical पड़ेगा। health, बिल्कुल। mental health और damage हो वहाँ चुकी जाते है। हैं लोग, एक्टिविटी रहती है। आपको एक और बात बताऊँ, हमने कोरोना को इतना हर तरफ से ले लिया। ये ठीक है कि हमारे मुल्क ने बहुत अच्छा उसको टैकल किया, हम आगे हैं दुनिया से काफ़ी अच्छे तरीके से उसको टैकल करके, लेकिन आप दुनिया ने उसको हवा बनाया हुआ है। इसकी मैं मिसाल दूंगा सिंगापुर की।
सिंगापुर वालों ने अब इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा साहब हम तो इसको नॉर्मल लेते हैं बिल्कुल चीज़ें, ये वही बुखार खांसी नज़ला होता है जो नॉर्मली होता था, इसके अंदर चक्कर पड़ गए तो हम तो सब कुछ बंद कर देंगे। उन्होंने सब चीज़ें अपनी ओपन कर दी हैं, उनका बिज़नेस दोबारा से रवां हो गया, उनकी एजुकेशन भी रवां है। यहाँ पे अब उसका नुकसान हम एजुकेशन का क्या देख रहे हैं कि जब अब 6 महीने 18 महीने बंद करने के बाद वो एग्ज़ाम लेने आ रहे हैं तो बजाय वो स्टूडेंट के जो 18 महीने घर बैठे रहे बेहतरीन प्रिपरेशन होनी चाहिए, उनको तो A1 ग्रेड की प्रिपरेशन चाहिए, वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो तालीम ऑनलाइन ली है तो हमें एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देंगे। भाई ये क्या हमारे जो अंदर से मेंटली तौर पे हम लोग जो है रहते हैं, यहाँ पे इस पर भी सियासतें चलाई जाती है कि भाई ये एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं। अच्छा तारिक साहब ये बताइएगा कि जैसे कहा कि ऑनलाइन तालीम का एक प्राइमरी स्कूल होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल यानी पीला स्कूल। अब उस पीले स्कूल का जो बच्चा है वो ऑनलाइन तालीम कैसे लेगा, क्योंकि गरीब का बच्चा है 20,000 रुपये का मोबाइल कैसे लेगा, तो उसकी ऑनलाइन तालीम कैसे होगी, तो ऐसा कुछ तो रोशनी डाले। चलें वो तो आपकी बात से मैं नहीं, वो तालीम कैसे लेगा, पर ये पूछें जो प्राइमरी स्कूल में असासा आपने रखे हैं वो तालीम देंगे कैसे ऑनलाइन, वो कैसे दे देंगे, बात सोचने की बताएं ना। आप अगर आप देखें, अगर आपने मेरिट पे भर्तियां की हुई हो तो फिर तो बात समझ में आए। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख रहे हो उसमें तो पता नहीं वो जो कहते हैं एक वर्ड टर्मिनोलॉजी घूसट कहते हैं, क्या कहते हैं, घोस्ट है, मतलब मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी होते हैं यानी कि जो है बायोमेट्रिक सिस्टम तक तो अभी तक है नहीं, आपने इंश्योर ही नहीं कराया। आप अगर कराया भी है तो कोई 5-10%, 25%, 30% तक आपका बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। आप उसके बाद तो फिर हाजिरी सिस्टम जो है, आपको पता है जो अकाउंटेंट्स होते हैं और वो होते हैं एक हर जगह एक माफिया बना हुआ है। ये तो आपको इमरान खान ने भी एक बड़ा, मेरे ख्याल से किसी ने वर्ड भी यूज किया था सिसिलियन माफिया का, तो यहाँ तो हर किसी ने अपना एक माफिया बनाया हुआ है ना, करप्शन करने का एक बड़े तरीकेकार बनाए हुए। 6 महीने पहले यहाँ पे कहीं भी चले जाएं, किसी इदारे में चले जाएं, बेशक कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिर्फ एजुकेशन नहीं है, कोई भी इदारा हो, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ पर किसी न किसी तरीके से आप दरखास्त लेके जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे ये पैसे आ रहे हैं मेरे पास। आपका काम बगैर पैसों के एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, तो एजुकेशन के अंदर जो इन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की जिससे मुझे अच्छा लगा कि आप वो बेचारे एजुकेशन नहीं ले सकते गरीब आदमी, क्योंकि ज़ाहिर उनके पास लैपटॉप नहीं है, घर में जो है पीसी कैसे लगाएंगे, पीसी 30-30 हज़ार रुपये कहते हैं, लैपटॉप 30-30 हज़ार रुपये कहते हैं, वो कहाँ से गरीब आदमी लाएगा, इसमें कोई शुबा ही नहीं। और दूसरी जानिब से वो देगा कौन, एजुकेशन कैसे देगा, एजुकेशन देने की बात है तो वही टीचर। यहाँ पे मैंने देखे कि 6 महीने पहले यहाँ पे प्रेस क्लब के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, साहब हमारी तनख्वाहें रुकी हुई है 3 महीने की और आके कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे वॉक करता हुआ गया और मैंने कहा यार आप टीचर हो ज़बरदस्त, अच्छा आप बताओ मुझे वाइस चांसलर के स्पेलिंग बताएंगे आप। तो वाइस चांसलर के स्पेलिंग उनको नहीं मालूम थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि होना क्या चाहिए। इस्लामियत का टीचर एक ढूंढा मैंने, इस्लामियत के टीचर से मैंने उससे कहा यार तो तीसरा कलमा सुना दो, तीसरा कलमा उसको नहीं मालूम, उसको एक सूरत नहीं आती, नौकरियां आती हैं दे दी जाती हैं। चले साहब वो तो नौकरी की बात है, MP MNS आती है, हम बात करते हैं तजारत की। ठीक है, मैशत हमारी हुकूमत कहती है तरक्की कर रही है, बस जो तरक्की कर रही है वो सब डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। अब ये बताइए कि एक छोटा ताजिर है, 18 माह के दौरान उससे कर्जा इंतहाई चढ़ गया, खुदकुशी की, तो अब उनके कर्जा उतारने के लिए हुकूमत को बिलासूद कर्जा फराहम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर तजिया करते। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए हुकूमत को बिलासूद कर्जा क्या, हुकूमत को उनको सब्सिडी देनी चाहिए। एक ऐसा फंड बनाएं जो सब्सिडी फंड हो, जिसके अंदर जो ऐसे ताजर हों, एक कमेटियां हैं, ताजर तंजीमें हैं, उनको ऑन बोर्ड लें आप, तमाम तंजीमों के जो सरबराहान हैं उनको ऑन बोर्ड लें, उनका डेटा जमा करें। ऐसे ताजिर जो बिल्कुल ही एक इफेक्ट हो चुके हैं इस 18 माह के दौरान, उनके लिए सब्सिडी देना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत बजाय इसके कि अपने MNAs को 50-50 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं और ये कर रहे हैं कि जाके रोड बना लें, बजाय ये रोड, अब तो सारी उम्र रोड ही बनते रहते हैं यहाँ पर, और रोड बनते जब बारिश आती है यहाँ पर, और वो बारिश आती है उसके बाद वो रोड कहाँ गया कोई पता नहीं होता। अच्छा आप क्या कह रहे हैं फिर? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो इन चीज़ों में जाता ही नहीं कि हम हर चीज़ पे एक्सपेक्टेशन लगा लें कि गवर्नमेंट मुझे घर पे आकर निवाला दे दे, गवर्नमेंट मुझे आकर नौकरी दे दे, सब कुछ कर ले। मैं ये कहता हूँ भाई हमारे यहाँ कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटीज़ अगर आप देखें, मेमन बरादरी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत सारी दूसरी बरादरी हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, तो ताजिर बरादरी भी अगर अपना एक फंड बना के रखे, जो ताजिर वहाँ पे सफर करता है वो आके कुछ करे। इस तरह मोहल्ले के अंदर कमेटी बननी चाहिए, नहीं मोहल्ले में कमेटी बननी चाहिए, मोहल्ले में सपोर्ट करते हैं। पर जब आप एक टैक्स इस मध्य में दे रहे हैं, कमेटी आनी चाहिए, जिम्मेदारी आपका जो टैक्स जा रहा है आपसे उसी टैक्स से ये मुल्क चल रहा है और सब चीजें चल रही है ना, और जिस तरह मुल्क का हाल है वो सामने आपके, मैं आपको बताऊं, टैक्सेस से सारा 22 करोड़ आवाम है, ठीक है, अगर 200 रुपए भी आप डेली रखें, आप ही देते होंगे
200 रुपये तो रोज़ का जीएसटी आप दे ही देते होंगे सुबह से लेके और शाम को। बच्चा पैदा होने से पहले और कब्र के मरने तक जो अगरबत्ती मेरी कब्र पे लग रही है वो भी मैं टैक्स लेके लगा रहा हूँ। अगर इसका ही आप हिसाब कर लें महीने में तो यही आपके अरबों रुपए बन जाते हैं। तो अरबों रुपए बन जाते ये हैं। कहाँ तो जाते हैं इनका कोई हिसाब है नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां हमने बना ली हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। नहीं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। ऑफिसेज बना लिए हैं हमने, पता नहीं क्या क्या बना लिए हैं, पर वो पता नहीं चल रहा कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। अच्छा हारिस साहब ये बताइएगा, अब ये ताजिर साहब तो बात कर रहे हैं कि मतलब ये बताइएगा कि छोटे ताजिरों का मुस्तकबिल क्या है, उनका कारोबार बंद कर दिया जाए या उनको कोई रिलीफ, उनको शेल्टर देना चाहिए। कैसे शेल्टर दिया जाए उसको थोड़ी बता तो है कि एक जो है कमेटी बनाई जाए बिल्कुल। अच्छा वो एक कमेटी किसकी बनेगी? कमेटी ताजरों की बने। नहीं वो तो देखिए ताजरों की नहीं, ताजरों की कमेटी बनेगी और उनके साथ जो है गवर्नमेंट का नुमाइंदा शरीक होगा। उनके साथ जब तक गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठेगा तो उनके मसाइल मालूम होंगे ना। ये थोड़ी कि ताजिर घर में बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो बेचारा अभी देखिए हालिया बारिश हुई, अभी 2 साल पहले बारिश, हमारे 2-3 चीजें जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हमारी नुमाइंदा वो है ना, एक हर एक जगह के एक प्लेटफॉर्म होता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास से जो तजावीज होनी चाहिए। छोटा ताजिर तो खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कहता है कि हमारे मसाइल हल नहीं करते, तो चैम्बर अब आप बताएं, अब आप खुद सोचेंगे जब आप एक ताजिरों का चैम्बर बना रहे प्लेटफॉर्म चैम्बर, वो चैम्बर ही हल नहीं करना चाह रहा तो फिर दूसरा काम करेगा। जब हम कहते हैं अपनी मदद आप नहीं कर चाहते, हम खुद अपनी मदद नहीं कर सकते, हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, चैम्बर ही अगर हमारी मदद नहीं करेगा छोटे ताजिर की तो हम दूसरे से क्या तवक्को करेंगे? आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैं देखें इस बात को तो देख जो चैम्बर है जहाँ तक होता है वो ताजिरों की सपोर्ट भी कर रहा है। छोटे ताजिरों को जो भी मसाइल होते हैं, जो उनकी कमेटियाँ बनी हुई हैं अपना लोकल लेवल पर, वो जहाँ तक हो रही हैं उनका मसाइल का हल कर रहे हैं। पर देखें अब ये भी नहीं कि हर चीज़ का गन जो है मैं प्राइम मिनिस्टर पर डाल दूँ, हर चीज़ का गन मैं वज़ीर आला पर डाल दूँ, या हर चीज़ का चीज़ जो है मैं कमिश्नर पर। देखिए एक निज़ाम है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। हर सूबे का ज़िले का डिप्टी कमिश्नर मौजूद है। तो जो मार्केटों में जो मसाइल हैं छोटे मोटे, सफाई के, सुथराई के, बारिश हो रही है, लोग मार्केट में कंज्यूमर जब जा रहा है तो इतनी पाँचे भरे पड़े हैं, ख़वातीन परेशान हैं मस्जिदों के बाद, ये डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। जो लोकल असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी जिम्मेदारी, ये तो वज़ीर आला करने से रहा ना। जो लोग अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं अगर वो सही तरीके से काम करें तो मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए खुद देखें, हमें खुद अपनी करनी पड़ेगी। कमिश्नर कराची नवेद शेख साहब की बात, कमिश्नर कराची साहब खुद जाने से गटर साफ करने से रहे, वो तो डीएमसी के अमले ने करनी है। अब वो अमला हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कमिश्नर कराची नवेद शेख साहब की तरफ से ये कि दूध की कीमतें जो रेट है जो कमिश्नर कराची का वो है 94 रुपये और दूध बिक रहा है एक तो 26 रुपये। तो फिर कमिश्नर कराची साहब को तो नॉलेज में होने के फिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर। हाँ कमिश्नर कराची को ये बात जो है कितनी, एक आप भी जानते हैं 94 रुपये रेट ऑफिशियल रेट है और 126 रुपये बिक रहा है। तो कमिश्नर कराची अगर इतने मासूम है तो उनको चले, उनका हर जगह दुकान में जा सकते हैं। तो हर इलाके के डिप्टी कमिश्नर तो मौजूद है, एसी तो मौजूद है ना, एसी मौजूद है, एसी मौजूद है, एसी के पास पूरी टीम है, इंस्पेक्टर भी है, फूड इंस्पेक्टर भी दुनिया यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट भरा हुआ है ना। उनको अपने अपने इलाके के विजिट करने चाहिए, वहाँ से वो रिपोर्ट बन के आगे जाएगी। हाँ ये जो उन्होंने बात कही है कि भाई कमिश्नर कराची नवीद शेख साहब नो डाउट इज अ वेरी कॉम्पिटेंट, नाम से नहीं कर चाहिए, मैं बहुत कॉम्पिटेंट कमिश्नर बैठता है, हम कमिश्नर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कमेटी बना दी की कीमत, अब उसको इंश्योर कराना जो उनके पास लोकल स्टाफ है वो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ उनको एक्शन लेना चाहिए कमिश्नर साहब को, जो नीचे जो स्टाफ है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर है, चाहे डिप्टी कमिश्नर है, या जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो जिनके इलाकों में रेट बढ़े उनको उनके खिलाफ जरूर एक्शन। अच्छा तारिक साहब आप तो बात करें, हारिस साहब अभी ये ऑर्डर ऐलान निकला था चंद रोज पहले कि मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियाँ नहीं लगेंगी, ये ऐलान हुआ तो आप सबने पढ़ा। अब मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडी लग रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारे माशरा और उसी इलाके के डीसी और एसी हैं कि जब ये बात बता दी गई कि इलाकों में नहीं लगेगी, वहाँ पे लग रहा है तो इसका मतलब है एसी की नाक के नीचे लग रहा है, डीसी की नाक के नीचे लग रहा है, उसके अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल है। कोई इलाका जिसका जो थाना वहाँ लगता है उसको अगर जब तक हमारे, मुझे माफ़ करिएगा कि जब तक भत्ता ना जाए जब तक वो लग ही नहीं सकता। इस लगा हुआ है तो इसका मतलब है सब लोग खुश हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सबको अपना हिस्सा मिल रहा है। यहाँ पे सब कहानी है, इसमें कोई देखें हक़ाइक़ है। ये कैप्टन ऑफ अ टीम चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बनती है, कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है, पर उनकी जिम्मेदारी पर यह भी बनती है कि जहाँ जहाँ हो रहा है उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप अपने डीसी से तो बोल रहे हैं यार, बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते कमिश्नर को या चीफ सेक्रेटरी को। एज ए टीम का कैप्टन मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं किसी टीम का यही कह रहा हूँ आपको, तो मेरे नीचे अगर कोई चीज हो रही है मेरी। अच्छा आलिफ साहब अभी एक बात काम है कि मैं उनके खिलाफ एक बात फिर सुनने में आई है कि
तमाम रेस्टोरेंट या शादी हाल एक बार फिर जो है वो जगह कितने अफसोसनाक बात है, वो शादी हाल के अंदर कितने वेटर्स काम करते हैं, खाने पकाने वाले होते हैं। अब ये बंद हो जाएगा तो उनकी ये मजदूरी जो ये लेवल है ना, इस तबके पे जाके सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है और ये लोग बेचारे कहीं के नहीं रहते। शादी हाल इनका को कोई बंद और आसरा करना नहीं कोई है, वो ये नहीं जगह है। काम कर रहे हैं, वहां से इनको पैसे मिल रहे हैं, आप खामखाई बंद कर रहे हैं। आप जाके वैसे देखें तो हर जगह काम हो रहे हैं, आप शादी सोच शादी लगा हो रही के है, किसी पार्क और में या किसी हर मैदान में तकरीबात तो हो रही खोल ले हैं, रहे हैं। हर चीजें हो रही है। मैंने कहा ना आपको आप जो है SOP को इंश्योर कर सिंगापुर दें वाला कि बनना 200 होगा, लोग सिंगापुर की हों, तरह आपको 300 भी लोग देने हों, पड़ेंगे। उनको आप अलाउ करें शादी आपने का। क्या करना है, सिर्फ आप वैक्सीनेशन के लिए आपने कंपलसरी कर दिया, वो करवा दें, वो प्रिकॉशन ले लिए, बाकी आप अपने आप को अब आजाद ये तो करें। नहीं है कि कोरोना की वजह से शादियां करना छोड़ दें लोग। एजुकेशन बनना और खराब हो जाएगी और बिजनेस चलने दें। हाँ, बिजनेस business चलता को रन रहेगा, कराएं। लाइफ चलती रहेगी, लाइफ चलती रहेगी तो पाकिस्तान चलता रहेगा। लाइफ साइकिल को अच्छा disturb तारिक साहब, ना आप करें। मुसलसल कुछ बात कर रहे हैं SOP के ताजु, तहत तो इंश्योर ये कर- बताइए SOPs को तो छोड़ें कि कराची से जो सनतकार हैं वो अपना कारोबार बंद करके और दूसरे सूबों की जानिब जा रहे हैं और वे कहते हैं कि हमारी फैक्ट्रियों को पानी नहीं मिल रहा है, तो जब कारोबार यहाँ से मुंतकिल होगा तो बेरोजगारी का रेशियो बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा ना जी। अब इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? इसकी जिम्मेदारी उन पे आती है जो मुस्तकिल हुकूमतों में हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे भाई, अगर एक सनतकार को वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर उसके पास हालात ख़राब होंगे। कोई इन्वेस्टर अगर एयरपोर्ट से उतर के आ रहा है और उसकी गाड़ी जो है किसी गटर में जाके टायर फंस जाता है, तो वो इन्वेस्टर क्या कहेगा, यार मैं ऐसे शहर में जाके पैसा लगाऊं? तो वो सनतकार तो रह गया ना। फिर वो तो कहेगा कि भाई मैं उठा के यहाँ से अपनी सनत कहीं और शिफ्ट करूँ जहाँ पर मैं अपने आप को भी सेव करूँ और अपना कारोबार भी चलाऊँ। तो अपने ये इन मुस्तकबिल- सनतकारों ने तो जब बजट आया था तो बड़ी तारीफ की थी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बजट पे तो आ गया। बजट तो भाई आया, बड़े खुश हुए हम भी कि भाई बजट आया, चलो कुछ होगा। पर हर साल की अच्छा, तरह, आपको हर एक दवा बात की बताऊं? तरह हुआ कुछ एक नहीं। मजेदार वो बात बजट बताऊं? कागजों में चला गया। अच्छा, आप इसी बताएं। बजट के ऊपर जो है लोग इतनी बातें कर रहे हैं और इसी बजट के ऊपर अपोजिशन का जो पहले वजीर खजाना रह के मिफ्ता इस्माइल जा चुके हैं, उसी सेम डे उनसे पूछा गया कि रात को खबरनामे में लेके लाइव कि कैसा बजट है, कहने लगा चाहे कुछ भी हो, मैं कहूँगा बजट ऐसा बजट पहले नहीं आया। ये उनकी वर्डिंग थी जो मैंने खुद अपने इन गुनहगार कानों से सुनी और लोगों ने देखी भी और थी। जब बाद में उन्होंने कहा कि बजट सही नहीं था तो वो नहीं सुना। नहीं वो भी सुना, लेकिन वो पहले तो आप जो किसान- सुना था, जब तो आप पहले वाला सोचते सुना, हैं- बाद वो वाला। पहले शायद आप- वो भाई समझ आप गए होंगे सोचते कि कैसे उनकी नहीं है? हुकूमत ने पेश किया तो उन्होंने कह हाँ, दिया कि आप भी अच्छा सोचिए बजट। ना। वो समझे होंगे मुस्लिम लीग ने हाँ। मुस्लिम लीग नून भाई ने बजट उन्होंने पेश उन्होंने किया। नहीं नहीं आप सोचिए नहीं, मजाक ऐसा तो नहीं था कि वो बजट बजट आया तो वो- बजट की फिगर को ना समझ पाया हाँ। और जब उन्होंने फिगर मैं दिया तो कह रहा हूँ उसके ना बाद कि अगर शायद वो नहीं, गलत बयान में मगर ये वो समझ तो- गए कि वो मुस्लिम तो लीग मजेदार का बात दौर तो इसलिए ये कह है- दिया। बाद में उन्हें पता चला मजेदार बात कि तो ये है PTI कि वो की तो हुकूमत वजीर का बजट खजाना है। है। उन्होंने कहा भाई इसके अंदर ये फॉल्ट है। ये बिल्कुल हाँ। ये जो है कि पहले उन्हें समझे, लेकिन वो तो हाँ खुद हाँ, वजीर पहले वो ये खजाना है। समझे होंगे कि शायद वो मुस्लिम वजीर लीग खजाना जो- रहे हाँ ना। ना, तो वो उन्हें शायद वजीर यही था खजाना को तो कि मैं अभी technical तक जो है चीज़ वजीर आनी खजाना हूँ। अच्छा अच्छा आरिफ साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने को जा रहा है, तो आप महंगाई के मुतालिक क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस महंगाई पे जो है बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, इसके लिए टीमें बनानी चाहिए। ऐसे नहीं होगा, हम लोग असल में ऊपर ऊपर से बोले जा रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है कि ये ओरिजिनेट, एक चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से होती है। पहली चीज़, जब कोई चीज़ अगर गिलास बन रहा है तो इस गिलास बनने की जो है रॉ मटेरियल कहाँ से शुरू हुआ, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को नीचे लाने की कोशिश करनी है हमें। वो कॉस्ट कैसे कम होगी? अगर किसी को रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ रहा है तो उसकी ड्यूटीज़ कम करें। यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं, अगर उसके पास जगह नहीं है कोई, तो उसको जगह के प्रीमिसेस की जो है रिलैक्स दे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स उसके कम करें, ताकि जब हम उसको चीज़ से सपोर्ट करेंगे Basic तो वो necessities छोटी जो हैं। सस्ते चीज़ों में तारिक आएगा। साहब चलते चलते आप क्या कहेंगे? अब मैं यही कहूँगा कि देखें, एक बहुत अच्छे इस मुल्क को प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मिला हुआ है, ठीक है, अगर नेशनल लेवल पे बात करें, ठीक है। नो डाउट इमरान खान की ईमानदारी पे कोई शक नहीं किया। इसी तरह सिंध को वज़ीर आला भी नो डाउट बहुत अच्छे मिले हुए हैं, यंगस्टर हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, पर उनको नज़रसानी करना पड़ेगी अपनी टीम के ऊपर। मसले दोनों की जो टीमों उनके के टीम हमारे मेंबर साथ हैं वो उनकी अहलियत पे सवालिया निशान है। हमारे साथ जो दोनों मेहमान थे और बड़े ज़बरदस्त इन्होंने तस्दीह किए अपनी अपनी जगह पे। तारिक साहब भी मतलब लोधी साहब मौजूद थे, इनके साथ दूसरे तैयद हारिस कादमी साहब, इन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त तस्दीह किया। तो कुछ सियासी बातें हुई, कारोबारी बातें हुई, वैक्सीन की भी बातें हुई, और ये बातें होनी चाहिए कि जब ये बातें होंगी तो हुकूमत के आला हुकाम तक पहुँचेगी और यकीन हुकूमत इदारों में जब ये बात पहुँचेगी तो यकीन तौर पर उन पर कुछ अमल भी होगा। और ईद उल जुहा भी करीब है और मवेशी मंडियाँ भी लग गई हैं और कारोबार इस वक्त मंडी के अंदर खरीदो फरोख्त का उरूज पर है। इसी हवाले से हमारी आज इनसे गुफ्तगू हुई है। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मार्केट और मसाइल से दोनों मेहमान के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।